नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके और जीएस की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज मैंने शुरू की है एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए, उसका जो सेट नंबर 3 है उसको हम यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक मैंने 2 प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इस प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। उस प्लेलिस्ट में जाके आप दोनों प्रैक्टिस सेट को देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। चलिए वीडियो को आज के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गौतम बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था इसके लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल में लाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं ये एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं, तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश था वह दिया गया था सारनाथ में। ये चीज़ आप याद रखिएगा, सारनाथ में जो है प्रथम उपदेश दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। तो इनके प्रथम उपदेश के लिए किस प्रतीक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, तो आप याद रखिएगा धर्म चक्र, यानी कि इसको पहिया भी हम कहते हैं। तो धर्म चक्र जो प्रतीक है यह इस्तेमाल में लाया जाता है गौतम बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ में, उसके लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं और उनके लिए कौन कौन से प्रतीक चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं बौद्ध धर्म में, उनको आइए देख लेते हैं। तो इनके जन्म के लिए जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल का प्रयोग होता है। आप याद रखिएगा, कमल का प्रतीक चिन्ह इनके जन्म के लिए प्रयोग होता है। जब इन्होंने गृह त्याग किया था, कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, क्या आप बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। तो इनके द्वारा जो गृह त्याग किया गया था उसको हम महाभिनिशीक्रमण कहते हैं, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तथा इनके गृह त्याग की घटना के लिए घोड़ा का जो प्रतीक चिन्ह है वह प्रयोग में लाया जाता है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है, तो पीपल यानी कि बोधि वृक्ष, इसके बारे में आप याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति की गई थी उसको हम निर्वाण कहते हैं, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। प्रथम उपदेश के लिए धर्मचक्र यानी कि पहिया का प्रयोग होता है। जब इनकी मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो इनकी मृत्यु के लिए जो है स्तूप का जो प्रतीक है वह प्रयोग में लाया जाता है बौद्ध धर्म के लिए। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो कुशीनगर में। कहाँ पर, तो कुशीनगर में इनकी जो है मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की। तो ये सारे एडिशनल फैक्ट आपको याद रखना है। और तथा इनकी मृत्यु को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। आखिरी सिख गुरु कौन थे, तो 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन हो जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी वाला दिया गया बिल्कुल सही जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जो थे ये 10वें या आखिरी सिख गुरु थे। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इनका जन्म हुआ था 1666 में। कहाँ पर, तो पटना में। पटना में 1666 में इनका जन्म हुआ था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा इन्हीं के द्वारा 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत भी की गई। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 1699 में खालसा पंथ की जो शुरुआत है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही की गई थी। सिखों के लिए जो 5 ककार हैं, आप याद रखिएगा, सिखों के लिए जो 5 ककार हैं, केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, इनको अनिवार्य किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, जैसे कृष्णा अवतार हो गया और जफरनामा। इनकी 2 इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं जो आप याद रख सकते हैं। तथा इनकी आत्मकथा का क्या नाम है, तो इनकी आत्मकथा का नाम है विचित्र नाटक। तो ये सारे एडिशनल फैक्ट आपको याद रखने हैं गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड। तथा गुरु गोविंद सिंह जी ये 10 सिखों के आखिरी गुरु या 10वें गुरु थे। तो आप इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाने वाला विदेशी यात्री वेन सॉन्ग जो है किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था। वेन सॉन्ग जो है किसके टाइम पीरियड में, किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आप याद रखिएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो वेन सॉन्ग था वह भारत आया हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा,
वेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा वेनसांग की एक रचना जो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, इस रचना का क्या नाम है? सी यू की। इसके बारे में आप याद रखिएगा, सी यू की वेनसांग की रचना का नाम है। तथा वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हुआ था, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तथा वेनसांग जो है किस देश का यात्री था? तो चीन का जो है यह यात्री था, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट होने के कारण घटना घटित होती है? टेक्टोनिक प्लेट जो मूवमेंट करती हैं या शिफ्ट होती हैं, उसके कारण कौन सी घटना इसमें घटित होती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अर्थक्वेक आता है, भूकंप की जो घटना होती है टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण ही होती है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की घटना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है भारत का जो मानक समय मेरिडियन है वह कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए। मैंने कल या परसों जो क्लास ली थी, पहली वाली क्लास, उसमें मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ था पूरे डिटेल में। अगर आपको याद होगा तो इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत का मानक समय मेरिडियन होता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा जो भारत की जो मानक समय रेखा यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से। मैंने आपको बताया था इसको याद करने की ट्रिक, मौका, MOUCA, इस ट्रिक के माध्यम से आप 5 राज्यों को याद कर सकते हैं जहाँ से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो M से आपका MP हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। O से क्या हो जाएगा? तो O से आपका उड़ीसा हो जाएगा। U से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। C से आपका क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और A से आपका क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो इन 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा भारत की जो मानक समय रेखा है यह GMT ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आ गया है? तो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आ गया है भारत की मानक समय रेखा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का जो मानक समय है वह 5.5 घंटे आगे है GMT से, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा है? सबसे ईस्टर्न बिंदु, ईस्टर्न पॉइंट, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपका कौन सा हो जाएगा? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इस लोकेशन का नाम है कीबीथू। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा और यह आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में कीबीथू। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वही इंदिरा पॉइंट क्या है? तो इंदिरा पॉइंट जो है सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि आपको ग्रेट निकोबार द्वीप में मिलेगा। ग्रेट निकोबार द्वीप में आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। वह इंदिरा कॉल जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल है, जो आपको मिलेगा कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में मिलेगा। गुहार मोती जो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो कि आपको मिलेगा गुजरात में। तो ये सारे एडिशनल फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों बहुत मेहनत के साथ मैं यह प्रैक्टिस सेट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो आपकी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, थोड़ा सा अच्छा लगे, जो लोग SSC GD की तैयारी करते हैं उनके मध्य इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे मेरा थोड़ा सा भला भी हो जाएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, और इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? यहाँ पे 4 खाड़ी के नाम दिए गए हैं, और इनमें से कौन सी खाड़ी जो है भारत के एरिया में नहीं है, भारत में नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो कच्छ की खाड़ी आपको भारत में मिलेगी, खंबात की खाड़ी आपको भारत में मिलेगी, मन्नार की खाड़ी आपको भारत में मिलेगी, लेकिन अकाबा की जो खाड़ी है आपको भारत में नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि अकाबा की खाड़ी की लोकेशन क्या है? कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? इसमें से कौन सा यूरोपीय देश है आपसे पूछा जा रहा है।
तो इसमें से कौन सा यूरोपीय देश है? तो बुल्गारिया। आप याद रखिएगा, बुल्गारिया जो है यह यूरोपीय देश है, यूरोपीय कंट्री है। बाकी ये तीनों आप देख पा रहे हैं, ये तीनों जो आपके हैं अफ्रीका के देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप के देश ये तीनों हैं, लेकिन इसमें से बुल्गारिया जो है यह यूरोप का कंट्री है। तो बुल्गारिया की राजधानी क्या हो जाएगी? बुल्गारिया की राजधानी आपकी हो जाएगी सोफिया। सोफिया इसकी राजधानी है। और बुल्गारिया की मुद्रा क्या है? तो बुल्गारिया की जो मुद्रा है वो है लेव है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, यहाँ पे चारों के बारे में लिखा गया है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया हो जाएगी, लेव इसकी मुद्रा है। इसके बाद घाना की राजधानी क्या हो जाएगी? तो घाना जो है घाना की अक्रा हो जाएगी और इसका मुद्रा है घानियन सेडी। DRC का मतलब क्या होता है? DRC का मतलब होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसकी राजधानी हो जाएगी किंशासा और यहाँ की मुद्रा क्या है DRC की? तो कांगो फ्रैंक है। इसके बाद सूडान की राजधानी आपकी हो जाएगी खार्तूम। खार्तूम जो है यह सूडान की राजधानी है, आप याद रखिएगा, और यहाँ की मुद्रा है सूडानी पाउंड। तो ये सारे एडिशनल फैक्ट आपको साथ में याद करते चलने हैं। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको उस विदेशी पत्रकार का नाम बताना। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का आपका टॉपिक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो धरसना सॉल्ट वर्क्स हुआ था, जो धरसना में सॉल्ट को लेकर सत्याग्रह किया गया था, इसकी रिपोर्टिंग जो है किस विदेशी पत्रकार के द्वारा की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सा प्रश्न है, अगर आपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ा होगा तो इसका जवाब आसानी से आप दे सकते हैं। तो धरसना में जो सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह किया गया था, इसकी जो रिपोर्टिंग है किस विदेशी पत्रकार के द्वारा की गई थी? तो आप याद रखिएगा, अमेरिकी पत्रकार था वेब मिलर, उसी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, वेब मिलर के द्वारा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किए जा सकते हैं किसकी सहायता से? तो डॉपलर प्रभाव से। आप याद रखिएगा, डॉपलर प्रभाव की सहायता से कृत्रिम उपग्रह जो है पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन आपका जो सी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। किसकी मदद से? तो डॉपलर प्रभाव की सहायता से। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? भारत में प्रथम जो नियमित जनगणना थी यह किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि भारत में प्रथम जनगणना किसके समय में स्टार्ट हुई थी? तो भारत में जो प्रथम जनगणना थी यह 1872 में स्टार्ट हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो प्रथम जनगणना थी वह की गई थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा 1872 में। फिर अगला वायसराय बनता है रिपन, लॉर्ड रिपन जो है अगला वायसराय बनता है, तो इसके शासनकाल में 1881 से, वर्ष आप याद रखिएगा, 1881 से जो नियमित जनगणना थी वह स्टार्ट हो गई। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1881 से किसका शासनकाल था इस समय? तो और लॉर्ड रिपन इस समय क्या था? तो वायसराय था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एफ्ला नामक विष किससे निकलता है? एफ्ला नामक जो विष है यह किससे निकलता है? तो एफ्ला नामक विष निकलता है कवक से। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कवक से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, एक तरफ देश दिए गए हैं और एक तरफ उनका राष्ट्रीय खेल दिया गया है। ये चारों हमारे पड़ोसी देश हैं। तो इनमें से कौन सा देश का राष्ट्रीय खेल सही से नहीं दिया गया है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? बुजकाशी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही सही दिया गया है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत दिया गया। क्रिकेट नहीं बल्कि कबड्डी है। कबड्डी जो है यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। भूटान का तीरंदाजी हो जाएगा और नेपाल का वॉलीबॉल हो जाएगा राष्ट्रीय खेल। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इनमें से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? इसमें से कौन संघ सूची का विषय नहीं है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है इसके बारे में कि इसमें से कौन सा जो है संघ सूची का विषय नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो इसमें से जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है यह आपका संघ सूची का विषय नहीं है। बाकी ये तीनों जो आपके जो सेंट्रल लिस्ट है, जो यूनियन लिस्ट है, और जिसको हम संघ सूची कहते हैं, उसके विषय के अंतर्गत आते हैं। बाकी ऑप्शन ए वाला जो है संघ सूची का विषय नहीं है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आइए जितनी भी हमारे संविधान में सूची दी गई है उनके बारे में आइए बात कर लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो 7वीं अनुसूची आप याद रखिएगा, हमारे संविधान का जो 7th शेड्यूल है
जो 7वीं अनुसूची है, इसमें 3 सूचियों का जिक्र किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो पहली चीज़ तो आपको याद रखनी है कि ये जो 3 सूचियां हैं किस अनुसूची के अंतर्गत रखी गई हैं, किस शेड्यूल के अंतर्गत रखी गई हैं। तो 7वीं अनुसूची में ये तीनों और जो लिस्ट है आपको देखने को मिलेंगी। तो पहली चीज़ तो आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे एक एक करके इन तीनों के बारे में। तो सबसे पहले ये बात करते हैं यूनियन लिस्ट के बारे में, संघ सूची के बारे में। इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र के पास होता है, सेंटर के पास होता है। सेंटर जो है इसके अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट आएंगे, जो भी विषय आएंगे, उस पर कानून बना सकता है। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया, सेनाएं हो गई, सशस्त्र बल हो गया, युद्ध तथा शांति हो गया, विदेशों के साथ संबंध, रेल, तार, डाक इत्यादि। ये सभी जो इम्पोर्टेंट विषय होते हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं, वे सभी विषय आपके यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। यूनियन लिस्ट में पहले 97 विषय थे, परंतु वर्तमान की अगर हम बात करें तो इसमें 100 सब्जेक्ट हैं, 100 विषय हैं। आइए बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट के बारे में, समवर्ती सूची के बारे में। राज्य तथा संसद, आप याद रखिएगा, संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों ही समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं, परंतु गतिरोध की स्थिति में संसद का जो कानून है वही मान्य होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। तथा समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे दंड विधि हो गया, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। दंड विधि हो गया, दंड प्रक्रिया संहिता हो गई, शिक्षा हो गई। ये सभी इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं आपके कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। पहले समवर्ती सूची में जो है 47 विषय थे, वर्तमान में अब इसमें 52 यानी कि 52 सब्जेक्ट्स हैं समवर्ती सूची में। राज्य सूची की अगर हम बात करें, स्टेट लिस्ट की, तो इन पर जो है कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है। पुलिस, भूमि, लोक व्यवस्था, मनोरंजन, ये सभी जो सब्जेक्ट हैं आपके राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। पहले इसमें 66 विषय थे, आप याद रखिएगा, पहले इसमें 66 विषय थे, परंतु वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है, चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 16 सितंबर को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 सितंबर का जो दिन होता है इसको हम विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से वनस्पति को बचाने वाला जो पिगमेंट होता है, जो वर्णक होता है, वह कौन सा है? कौन सा पिगमेंट, कौन सा वर्णक जो है पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से वनस्पतियों को बचाता है? तो इस पिगमेंट का, इस वर्णक का नाम है कैरोटीनायड। आप याद देखिएगा, कैरोटीनायड, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन गूगल के सीईओ हैं? गूगल का सीईओ वर्तमान में कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। तो सुंदर पिचाई है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सुंदर पिचाई जो है वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं, तो इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से जिम्बाब्वे की राजधानी कौन सी, आपसे पूछा जा रहा है, जिम्बाब्वे की राजधानी कौन सी है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? हरारे। ऑप्शन आपका जो डी वाला यहाँ पे दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हरारे है यह जिम्बाब्वे की राजधानी हो जाएगी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं इस्लामाबाद किसकी राजधानी है? तो पाकिस्तान की राजधानी आपकी इस्लामाबाद हो जाएगी। काबुल किसकी राजधानी है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाएगी। अबू धाबी किसकी राजधानी? तो यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वह अबू धाबी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भूटान की मुद्रा यहाँ पे पूछी जा रही है कि कौन सी है भूटान की मुद्रा? तो भूटान की मुद्रा क्या हो जाएगी? नगुल्ट्रम। आप याद रखिएगा, नगुल्ट्रम जो है यह भूटान की एक ऑफिशियल करेंसी है, ऑफिशियल मुद्रा है, आधिकारिक मुद्रा है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू हो जाएगी। थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। भूटान हमारा पड़ोसी देश है। गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? इसमें से किसे गुलाबी शहर, पिंक सिटी कहा जाता है? आपको बताना, पिंक सिटी किसे हम कहते हैं? तो जयपुर को। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे जो दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। जयपुर को जो है हम पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 21वां इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक तरफ कुछ वित्तीय संस्थाएं दी गई हैं आपके सामने, कुछ वित्तीय संस्थाएं दी गई हैं और एक तरफ उनकी स्थापना का वर्ष दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है
कि कौन सा इसमें से वर्ष गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है, उसका आपको जवाब देना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल राष्ट्रीय आवास बैंक, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। पहला वाला बिल्कुल सही दिया गया है, पहला ही वाला ही आपका सुमेलित हो जाएगा। 9 जुलाई, आप एग्जैक्ट डेट भी आप याद कर सकते हैं, 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई थी तथा इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। एक्जिम बैंक, आयात निर्यात बैंक, इसकी स्थापना की गई थी 1982 में, तो यहाँ पे गलत दिया गया, 1972 नहीं 1982 होगा। LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी आपकी 1956 में, यहाँ पे भी आपका गलत दिया गया, 1975 नहीं होगा, 1956 में जो है LIC की स्थापना की गई थी, आप याद इसे रख लीजिएगा। इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हमारे हैं, हमारे जो नेशनल रूरल बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनकी स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में। तो इस प्रकार से नीचे के तीनों आपके सुमेलित नहीं थे, ऑप्शन ए वाला आपका सुमेलित था। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आप याद रखिएगा, हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हीरालाल जे कानिया जो हैं ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये 49वें नंबर के हैं और इनका नाम है जस्टिस न्यायमूर्ति हमारे यू ललित जो हैं, ये वर्तमान में हमारे 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो अमेरिका और कनाडा के मध्य, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 49वीं समानांतर रेखा है किसके मध्य मिलेगी? तो अमेरिका और कनाडा के मध्य मिलेगी। भारत में कलकत्ता में जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो PC महालनोबिस के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, भारत में PC महालनोबिस का जो बर्थडे होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में हम मनाते हैं 29 जून को। 29 जून का जो दिन होता है यह बर्थडे होता है, जन्म दिवस होता है, जयंती होती है PC महालनोबिस का, जिसको हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं इनकी जयंती 29 जून को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया? आईने अकबरी के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं कौन है? तो आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल ने, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी को लिखा गया है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में आपका कौन सा अम्ल हो जाएगा? आइए देख लेते हैं। तो ऑक्जेलिक, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। जो ऑक्जेलिक अम्ल है आपको टमाटर में देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है। एक तरफ प्राकृतिक स्रोत हैं और उनमें कौन सा अम्ल मिलता है, एसिड मिलता है, ये चीज़ भी मैंने लिखी हुई है। तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल मिलेगा, संतरा और नींबू में आपका सिट्रिक एसिड मिलेगा, सिट्रिक अम्ल मिलेगा, इमली और अंगूर में आपका टार्टरिक अम्ल मिलेगा, प्याज में आपका सल्फेनिक अम्ल मिलता है, टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल मिलेगा, दही में आपका लैक्टिक एसिड मिलेगा, चींटी या बिच्छू के डंक में आपका मेथेनॉइक अम्ल यानी कि फार्मिक अम्ल मिलेगा। इसके बाद सेब में आपका मैलिक अम्ल देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमारे मांसपेशियों में जो थकान का अनुभव महसूस होता है, यह लैक्टिक एसिड के संचय के कारण ही हमें महसूस होता है थकान का अनुभव। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है इसमें कुल कितने सब्जेक्ट हैं, कितने विषय हैं? 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं आपसे पूछा जा रहा है। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए। 12वीं अनुसूची में कुल कितने सब्जेक्ट्स हैं, कुल कितने विषय हैं? तो 12वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो आप याद रखिएगा 12वीं अनुसूची में टोटल 18 विषय हैं। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही जाएगा। 12वीं अनुसूची में जो है आपके 18 सब्जेक्ट हैं, 18 विषय हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ऐड किया गया था?
तो आप याद रखिएगा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसे हम नीला थोथा के नाम से जानते हैं? नीला थोथा किसे कहा जाता है? नीला थोथा किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो नीला थोथा हम किसे कहते हैं? तो आप याद रखिएगा कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट को जो है नीला थोथा कहा जाता है। तो ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉपर सल्फेट को। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को हम तेजाब के नाम से भी जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को। और इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इसके बाद सोडियम क्लोराइड को हम खाने वाले नमक के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो हमारी जो प्रस्तावना है, हमारा जो प्रियम्बल है, आपको पता होना चाहिए हमारे प्रियम्बल में, हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार की जो है स्वतंत्रता का, लिबर्टी का जिक्र है? तो आप याद रखिएगा 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख आपको मिलेगा हमारे प्रियम्बल में, हमारी प्रस्तावना में। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं? विचार की स्वतंत्रता हो गई, आप नोट डाउन करते चलिएगा, विचार की स्वतंत्रता। इसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई। अभिव्यक्ति के बाद आपका विश्वास की स्वतंत्रता हो गई, विश्वास की। विश्वास के बाद आपके क्या हो गई? धर्म की स्वतंत्रता। और धर्म के बाद आपकी क्या हो गई? उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख आपको मिलेगा हमारी प्रस्तावना में। किसकी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें पंथ निरपेक्ष आपका सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसमें यही पूछा गया है कि इसमें से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है प्रस्तावना में? तो पंथ निरपेक्ष का उल्लेख नहीं है। तो आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे लिबर्टी की बात हो रही है, स्वतंत्रता की बात हो रही है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे प्रस्तावना का पिक्चर भी मैंने अपलोड किया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। टोटल जो है 3 प्रकार के न्याय का जिक्र है हमारी प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तथा 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने जो कि लास्ट प्रश्न है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो तापक्रम है वह समान रहता है? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो तापक्रम है कितने पर समान रहता है? तो -40 डिग्री पर। ऑप्शन आपका जो डी यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा, -40 डिग्री पर जो है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो तापक्रम है वह समान रहता है। तो ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेट के नंबर 3 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, आपके आने वाले एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। तो ऑल दी बेस्ट सभी को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।